प्रकृति की गोद में बसे नीलगिरी गांव की सुबह जितनी शांत थी, रवि का जीवन भी उतना ही सरल और खुशहाल था। रवि एक ऐसा युवक था जिसकी पूरी दुनिया उसके वृद्ध माता पिता और उसकी लाडली छोटी बहन माया के इर्द गिर्द सिमटी थी। उनके पास पहाड़ों की ढलान पर एक फलों का सुंदर बागान था, जिसकी हर एक टहनी को रवि के पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था। माया की शादी तय हो चुकी थी और घर में चारों तरफ खुशियों की गूंज थी। घर की दीवारों पर ताजा चूना चढ़ा था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन होनी के मन में कुछ और ही क्रूर खेल चल रहा था। रवि बेटा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारी माँ और मैं आज माया के ससुराल के लिए निकल रहे हैं। ये जो गठरी देख रहे हो, इसमें कुछ जरूरी शगुन के कीमती कपड़े, सोने के गहने और गांव की शुद्ध मिठाइयां हैं जो हमें उनके बड़े बुजुर्गों को सौंपनी है। तुम तो जानते ही हो बेटा कि पहाड़ों का ये घुमावदार रास्ता शाम ढलने के बाद कितना खतरनाक और जानलेवा हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले ही लौट आएं। जब तक हम न लौटें, तुम बागान की सिंचाई का ध्यान रखना और अपनी बहन माया को अकेला मत छोड़ना। आज मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है, पर रस्मों का निर्वाह तो करना ही होगा। पिताजी, पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत कुछ ढीली चल रही है और ऊपर से इतनी लंबी और थका देने वाली यात्रा। आप और माताजी घर पर आराम क्यों नहीं करते? अगर आप मुझे विस्तार से समझा दें कि किसे क्या देना है, तो मैं और माया खुद जाकर सारा सामान सम्मान पूर्वक दे आएंगे। आप घर पर रहकर मेहमानों की सूची देख लीजिए और शादी की दूसरी तैयारियों पर नजर रखिए। पहाड़ों की इस ठंडी हवा में आपकी खांसी फिर से उभर आएगी। नहीं मेरे लाल, ये हमारे घर की पहली और सबसे बड़ी शादी है। हमारे पुरखों की रीति रिवाजों के अनुसार कन्या के माता पिता का खुद जाकर निमंत्रण और शगुन देना ही उचित माना जाता है। इससे समधियों के बीच मान मर्यादा बनी रहती है। तुम बस घर की मर्यादा और बागान की रखवाली संभालो। हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर शाम की पहली किरण के साथ वापस आ जाएंगे। अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, वो अब इस घर की मेहमान है। उसकी विदाई के बाद ये आंगन बहुत सूना हो जाएगा, इसलिए ये कुछ दिन उसे भरपूर प्यार दो। सूरज धीरे धीरे सुनहरी पहाड़ियों के पीछे ओझल होने लगा। परिंदे चहचहाते हुए अपने घोंसलों में लौट आए, लेकिन रवि के माता पिता की आहट तक सुनाई नहीं दी। आंगन में जलता मिट्टी का दिया अब तेल खत्म होने के कारण थरथरा रहा था और माया की आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी गांव का एक पड़ोसी बदहवास हालत में हांफते हुए रवि के घर की तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और जबान लड़खड़ा रही थी। रवि, ओ रवि, अनर्थ हो गया भाई, बड़ा गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माता पिता लौट रहे थे, खूनी मोड़ पर अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बस सीधे काल की उस गहरी खाई में जा गिरी जिसे देखकर रूह कांप जाती है। पूरा गांव और प्रशासन वहां इकट्ठा है रवि। खबर मिली है कि उस भीषण दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। मलबे के सिवा वहां कुछ नहीं है। सब कुछ मिट्टी में मिल गया रवि। भगवान ने बड़ा जुल्म किया है। पहाड़ के पत्थरों ने तुम्हारे परिवार की खुशियों को कुचल दिया। ये खबर किसी दहकते अंगारे की तरह रवि के सीने में उतर गई। माया के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो बेसुध होकर पथरीली जमीन पर गिर पड़ी। रवि की आंखों के सामने जैसे आसमान फट गया और जमीन धंस गई। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चंद घंटों पहले जो हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहे थे, वे अब निर्जीव हो चुके हैं। माता पिता का साया क्या उठा। गांव के लालची और धूर्त लोग रवि के घर के चक्कर काटने लगे, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करते हैं। बेटा रवि, रोने और छाती पीटने से गया वक्त वापस नहीं आता। विधि का विधान अटल है, उसे हम और तुम नहीं बदल सकते। अब तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी होगी, क्योंकि तुम ही इस घर के स्तंभ हो। देखो बेटा,
तुम्हारे माता पिता का एकमात्र और आखिरी सपना था कि माया की विदाई पूरे धूमधाम और शानो शौकत से हो। अगर आज तुमने हिम्मत हारी और ये शादी रुकी तो उनकी पवित्र आत्मा को परलोक में भी कभी शांति नहीं मिलेगी। दुनिया तो बातें बनाएगी ही, पर तुम खुद को अनाथ मत समझना। मैं तुम्हारा सगा चाचा हूं, मेरा खून हो तुम। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर माया की डोली को विदा करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर चट्टान की तरह खड़ा हूं। जो मेरा है वो तुम्हारा है। चाचा विक्रम के ये मीठे शब्द रवि के जख्मों पर मरहम की तरह काम कर गए। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद खुदा ने इस तूफान में एक पतवार भेज दी है। लेकिन जैसे ही विक्रम अपने घर के भीतर गया, उसकी पत्नी चाची ने अपना असली राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे सुनिए जी, ये जो बाहर आप बड़े बड़े धर्मराज और दानवीर बन रहे थे, वो नाटक जरा बंद कीजिए। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं गड़ा है जो हम इन अनाथों पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाएं। अपनी हैसियत देखकर पैर फैलाइए। अगर आपने इस शादी में अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने की कोशिश की तो मैं आज इसी वक्त बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और दोबारा कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। समाज को खिलाने के चक्कर में क्या आप अपने बच्चों को भूखा मारेंगे? अब आप खुद फैसला कर लीजिए, आपको अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए या वो फूटी किस्मत वाला अनाथ भतीजा? भाग्यवान, तुम कैसी पत्थर दिल बातें कर रही हो। वो मेरे सगे बड़े भाई का खून है, मेरी गोद में खेला है। क्या लोग नहीं कहेंगे कि विक्रम ने अपने भाई के मरते ही उसके बच्चों को अकेला छोड़ दिया? मुसीबत के इस काले दौर में अगर मैं पीछे हट गया तो गांव की पंचायत में मेरा क्या मुंह रह जाएगा? लोग मेरी अर्थी पर थूकेंगे। कम से कम इंसानियत के नाते तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहनी दो जिसे जो कहना है। लोग 4 दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन खाली तिजोरी हमें उम्र भर रुलाएगी। मुझे समाज की नहीं, अपने घर के चूल्हे और बच्चों के भविष्य की फिक्र है। साफ सुन लीजिए, या तो वो अनाथ भाई बहन इस गांव में रहेंगे या मैं इस घर में रहूंगी। मेरा फैसला अंतिम है। यदि आपको उन पर इतना ही प्यार आ रहा है तो जाइए, उन्हीं के साथ उस सूने घर में रहिए। अगले दिन जब विक्रम रवि से मिला तो उसकी आंखों में कल वाली आत्मीयता गायब थी। उसने नजरें चुराते हुए झूठ बोला कि उसकी सास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसे महीनों के लिए शहर जाना होगा। रवि एक बार फिर नियति के भरोसे अकेला रह गया। इधर माया की होने वाली ससुर ने जब देखा कि रवि का कोई सहारा नहीं है और वो कानूनी दांव-पेच नहीं जानता, तो उसके भीतर का सोया हुआ शैतान जाग उठा। रवि बेटा, देखो, हम तुम्हारे इस गहरे दुख में बराबर के शरीक हैं। तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर मेरा कलेजा भी फटता है, लेकिन दुनिया की रीत तो निभानी ही पड़ती है ना। जब तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी हमसे रिश्ता पक्का करने आए थे तो हमारे बीच तय हुआ था कि वे 2 लाख रुपए नकद दहेज में देंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त हाथ तंग होने का बहाना बनाकर सिर्फ 50,000 ही थमाए थे और वादा किया था कि बाकी के पैसे शादी से पहले दे देंगे। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके दिए हुए वचन का मान रखना अब तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें अगले 10 दिनों के भीतर 1.5 लाख रुपए और देने होंगे, वरना ये रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। समाज में हमारी भी नाक का सवाल है। ससुर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत उस वक्त आपको सौंप दी थी। उन्होंने तो मुझे मरते दम तक यही बताया था कि सब कुछ चुकता हो गया है और अब सिर्फ आशीर्वाद का आदान प्रदान बाकी है। अब हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? वो भी तब जब मेरे माता पिता की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। क्या आपको भगवान का थोड़ा भी डर नहीं है? झूठ? बेटा, अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना अंजाम बुरा होगा।
तुम उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। तुम तो अपनी पढ़ाई और खेल कूद में व्यस्त थे। शायद तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे अपनी इज्जत का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते थे, या शायद वे डरते थे कि तुम उन पर बोझ बनोगे। देखो, मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुम ये रकम नहीं दे सकते तो हमें मजबूरन ये रिश्ता यहीं तोड़ना होगा, क्योंकि हमें शहर के बड़े बड़े सेठों के घर से इससे 4 गुना ज्यादा दहेज के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे पिता के पुराने वादे के कारण रुके हैं। अब फैसला तुम्हारा है, शादी या कंगाली। नहीं नहीं ससुर जी, हाथ जोड़ता हूं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरी मासूम बहन का रिश्ता मत तोड़िए, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। वो पहले ही माता पिता को खोकर टूट चुकी है, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं दिन रात एक कर दूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, दूसरों के खेतों में जी तोड़ मेहनत करूंगा। बस मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं पाई पाई का इंतजाम करूंगा, चाहे मुझे खुद को बेचना पड़े। रवि अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो भारी मन से अपने फलों के बागान की तरफ गया ताकि वहां की फसल को समय से पहले बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसके कलेजे के टुकड़े हो गए। गांव का सबसे बड़ा दबंग और भूमाफिया जगत सिंह अपनी लाठी और 2 गुंडों के साथ वहां कब्जा जमाए खड़ा था। क्यों बे छोकरे, यहाँ किस अधिकार से अपनी गंदी शक्ल दिखाने आए हो? ये जमीन, ये फलदार पेड़ और ये मिट्टी अब मेरी मिल्कियत है। चलो चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर पुलिस के हवाले कर दूं। अब ये परिंदा भी यहाँ मेरी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। जगत जी, भगवान से डरिए। ये जमीन मेरे परदादा के समय से हमारी विरासत है। इसी मिट्टी में मेरे पिताजी का पसीना मिला है। आप हमारे पुरखों के खेत पर सरेआम कब्जा कैसे कर सकते हैं? क्या इस गांव में कोई कानून नहीं बचा? क्या अनाथों को लूटने का लाइसेंस मिल गया है आपको? कानून मेरी जेब में है। अरे मूर्ख लड़के, कब्जा नहीं किया है, ये जमीन मैंने खरीदी है। तुम्हारे लालची बाप ने अपनी बेटी की शादी की रकम जुटाने के लिए ये पूरा बागान मुझे गुप्त रूप से बेच दिया था। उसे अपनी इज्जत प्यारी थी, जमीन नहीं। ये देख, इस पर तेरे बाप के दस्तखत, अंगूठे के निशान और गवाहों के हस्ताक्षर हैं। अब ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में जगत सिंह के नाम पर चढ़ चुकी है। अब तू चाहे सर पटक ले या मर जा, ये जमीन तुझे वापस नहीं मिलेगी। चल भाग यहां से। ये नामुमकिन है, सरासर झूठ है। मेरे पिताजी अपनी जान दे सकते थे पर ये जमीन नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये बागान ही हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। उन्होंने मुझे खुद कहा था कि ये बागान मेरी और माया की अमानत है। तुमने जरूर उनकी मौत का फायदा उठाकर कोई जाल बुना है। मैं अभी घर जाकर संदूक से असली कागज लेकर आता हूं और सबको तुम्हारी असलियत दिखाता हूं। सत्य कभी छुपता नहीं है। रवि पागलों की तरह भागकर घर गया। उसने संदूक का कोना कोना छान मारा, फर्श तक खोद दी, लेकिन जमीन के असली कागज वहां नहीं थे। दरअसल जगत ने बड़ी चालाकी से उसी रात, जब पूरा गांव दुर्घटना स्थल पर था, रवि के घर से कागज चोरी करवा लिए थे। पंचायत बुलाई गई, लेकिन वहां भी जगत ने पटवारी और सचिव को मोटी घूस देकर सब कुछ अपने हक में कर लिया था। रवि देखो, हम तुम्हारी स्थिति पर दुखी हैं, लेकिन पंचायत भावनाओं या आंसुओं पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और दस्तावेजों पर भरोसा करती है। जगत के पास पक्के कागज हैं जिन पर तुम्हारे पिता के निशान हैं, और तुम्हारे पास सिर्फ कोरी बातें हैं। कानून के नजरिए से ये जमीन अब जगत की है। हम तुम्हारी कोई कानूनी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें ये बागान खाली करना ही होगा। व्यर्थ का विवाद मत बढ़ाओ। रवि पूरी तरह से टूट चुका था।
उसे लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, पर उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। गांव के एक बहुत ही पुराने और स्वाभिमानी बुजुर्ग माधव काका, जो रवि के स्वर्गीय पिता के सबसे करीबी और वफादार मित्र थे, उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उन्होंने जगत को उसी के जाल में फंसाने की एक गुप्त योजना बनाई। संयोग से कुछ महीनों बाद जगत के एक नए बन रहे कारखाने में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। जगत का करोड़ों का माल खाक हो गया और वो रातों रात कर्ज के बोझ तले दब गया। बड़े बड़े व्यापारी उसके घर के बाहर पैसे मांगने के लिए शोर मचाने लगे। वो लाचार होकर भीख मांगते हुए माधव काका के पास पहुंचा, क्योंकि गांव में काका के पास ही उस वक्त नकद रकम थी। देखो जगत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की मदद भी कर सकता हूँ। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन भाई, व्यापार का उसूल है कि मुझे अपनी दी हुई रकम की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तुम्हें अपनी कोई बहुत कीमती जमीन मेरे पास कानूनी रूप से गिरवी रखनी होगी, तभी मैं ये जोखिम उठा पाऊंगा। वरना मेरे पैसे डूब गए तो मैं कहां जाऊंगा? अपनी पुरखों वाली कीमती जमीन क्यों फंसाऊं? वो जो रवि का बागान हड़पा है, उसी के कागज काका को थमा देता हूं। मेरा अपना क्या जाएगा? जो गया वो तो रवि का था, काका को क्या पता चलेगा? ठीक है काका, आपकी बात जायज है। मैं वो फल वाला बागान आपके पास गिरवी रखता हूं जो मैंने रवि के बाप से लिया था। ये लीजिए उसके पक्के कागज, सब असली हैं। बस मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, वरना मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आज शाम तक मुझे कर्जदारों का मुंह बंद करना है। माधव काका ने पैसे दे दिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उस बागान के गेट पर अपना बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया और जगत के मजदूरों को डंडे मारकर वहां से भगा दिया। जगत खबर मिलते ही आग बबूला होकर माधव काका के आंगन में पहुंचा और शोर मचाने लगा। काका, ये क्या तमाशा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई उस बागान पर अपना बोर्ड लगाने की और मेरे आदमियों को हाथ लगाने की? मैंने तो जमीन सिर्फ गिरवी रखी थी, आपको बेची नहीं थी। आप एक शरीफ आदमी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने पीठ में छुरा घोंप दिया। कौन सी गिरवी जगत? किस दुनिया में जी रहे हो? तुमने तो वो जमीन पूरी तरह से मुझे बेच दी है और उस पर अपनी मर्जी से दस्तखत किए। ये देखो मेरे पास के कागज, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने अपनी मर्जी से ये बागान मुझे सदा के लिए सौंप दिया है। अब इस पर मेरा अधिकार है। अब यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। ये सफेद झूठ है, ये सरासर धोखा है। माधव काका, आपने मेरे साथ वही गंदा और नीच खेल खेला है जो मैंने उस मासूम रवि के साथ खेला था। मैंने रवि के घर से असली कागज तब चोरी किए थे जब वो अपने माता पिता की लाशों पर रो रहा था और फिर पटवारी को 50,000 की घूस देकर उसे अपने नाम करवाया था। मैंने धोखाधड़ी की थी, पर आपने भी जरूर वैसा ही कोई फर्जीवाड़ा किया है। ये कागज पूरी तरह नकली हैं। मैं इसे नहीं मानता। मैं अभी पंचायत बुलाता हूँ। जैसे ही जगत के मुंह से ये कड़वा सच निकला, पास के कमरे का दरवाजा झटके से खुला और सरपंच के साथ गांव के प्रतिष्ठित लोग और पुलिस के सिपाही बाहर निकल आए। जगत के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी और वो पसीने पसीने हो गया। उसे समझ आ गया कि वो खुद अपने बिछाए जाल में फंस चुका है। जगत सिंह, आज तुमने खुद भरे समाज के सामने अपना काला सच उगल दिया है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी जबान खुलवा दी। तुमने एक अनाथ बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाया
उसके घर में चोरी करवाई और पूरी पंचायत की आंखों में धूल झोंकी। तुम्हारी असली जगह अब जेल की काल कोठरी है। पुलिस, इसे ले जाओ और कड़ी कार्रवाई करो। जगत, मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। ये कागज तो अभी भी तुम्हारे ही नाम के थे। मैं तो बस तुम्हें सच बोलने पर मजबूर करने के लिए ये नाटक कर रहा था। मुझे तुम्हारी जमीन नहीं बल्कि रवि का हक चाहिए था। सच ही कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। अब अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पंचायत और पुलिस की मौजूदगी में जगत को न केवल रवि की जमीन के असली कागज लौटाने पड़े, बल्कि उसे पिछले 6 महीनों के मुनाफे का बड़ा मुआवजा भी दंड के रूप में देना पड़ा। रवि की आंखों में आज खुशी और संतोष के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे उसके माता पिता ऊपर से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पूरा गांव माधव काका की चतुराई की प्रशंसा कर रहा था। माधव काका, आज आपने साबित कर दिया कि दुनिया में इंसानियत अभी मरी नहीं है। आपने मेरे माता पिता का खोया हुआ सम्मान और मेरी बहन का भविष्य वापस दिला दिया। मैं ताउम्र आपका कर्जदार रहूंगा। आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। बेटा, ये कर्ज मेरा नहीं, सत्य की ताकत का है। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब वक्त आंसुओं का नहीं, उत्सव का है। चलो, अपनी बहन माया की शादी की तैयारी फिर से शुरू करो और इस बार हम सब मिलकर उसकी डोली उठाएंगे। जब माया के उस लालची ससुर को पता चला कि रवि को उसकी बेशकीमती जमीन वापस मिल गई है और उसे मुआवजा भी मिला है, तो वो अपनी पत्नी के साथ बेशर्मों की तरह रवि के घर फिर से हाजिर हो गया। उसके हाथ में अब निमंत्रण पत्र नहीं बल्कि फिर से लालच की पोटली थी। अरे रवि बेटा, वो 1.5 लाख वाली बात को दिल पर मत लेना। वो तो बस तुम्हारी परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि हमारा होने वाला दामाद मुसीबत में कितना धैर्य रखता है और क्या वो हमारे खानदान की इज्जत रख पाएगा। तुम तो खरे सोने की तरह निकले। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। तुम तो बस शादी की तारीख पक्की करो, हम बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आएंगे। बस कीजिए सेठ जी, आपकी परीक्षा का असली रंग सब देख चुके हैं। रवि के स्वर्गीय पिता ने आपको जो 2 लाख रुपए दिए थे, उसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। आप जैसे लालची, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले और 2 मुहे लोगों के घर में नीलगिरी गांव की कोई भी बेटी नहीं जाएगी। जो इंसान दुख में साथ न दे सके, वो सुख में भी जहर ही घोलेगा। रवि, इन लोगों को तुरंत यहां से विदा करो। ससुर जी, जो इंसान मेरी बेबसी और अनाथ होने का फायदा उठाकर मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था, उसे मेरी बहन का हाथ थामने का कोई हक नहीं है। माया को ऐसे घर में भेजकर मैं उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। ये लीजिए आपके वो 50,000 रुपए जो मेरे पिता ने आपको दिए थे, और आज के बाद हमारे घर की चौखट पर अपना साया भी मत डालना। मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो रुपयों की सड़न और लालच की बुनियाद पर टिका हो। मेरी बहन की खुशी आपसे कहीं ज्यादा कीमती है। रवि ने अपनी बहन माया की शादी एक अत्यंत साधारण लेकिन स्वाभिमानी और पढ़े लिखे परिवार में की, जहां माया को बहुत प्यार और सम्मान मिला। रवि के बागान में फिर से बहार आ गई और पेड़ों पर पहले से भी ज्यादा मीठे फल लद गए। जगत सिंह जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी पर रो रहा था और लालची ससुर समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चाचा विक्रम और चाची भी अपनी स्वार्थी सोच के कारण गांव में अकेले पड़ गए। सच ही कहा गया है कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, पर उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। इंसान के कर्म उसकी परछाई की तरह होते हैं जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। बुराई की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों न दिखे,
सत्य की एक छोटी सी चोट से वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। न्याय की गूंज देर से ही सही पर बहुत साफ सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।